नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को ना हिंदी का पूरा 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं फाइनल एग्जाम में आने वाला। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि इसी में से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। दोस्तों, हम आपको संज्ञा पढ़ा चुके हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो आपका भाववाचक संज्ञा है ना, तो यहाँ पर बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा आपको मिलेगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। इसे आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण मतलब कि जो विशेषण होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि विशेषण 4 प्रकार के होता है, और जो आपका सर्वनाम होता है ना, एक होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम आपका 4 नहीं बल्कि 6 प्रकार के होते हैं। तो एग्जाम में सर्वनाम पूछेगा तो 6 प्रकार बताना, विशेषण पूछेगा तो आप लोग 4 प्रकार बता देना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है कि आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे, इंग्लिश में ग्रामर या फिर ट्रांसलेशन पढ़े होंगे। तो क्या का मतलब होता है व्हाट, यानी कि क्या। हम लोग अगर किसी शब्द के किसी वाक्य को पहले लगा देते हैं ना, तो वो हो जाता है प्रश्नवाचक। मतलब कि यहाँ पर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपने खाना खा लिया। तो मैंने किसी से प्रश्न पूछा, मतलब कि ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। तो आंसर आपका सी नंबर मिलेगा, इसे याद रखना। और हाँ, एक और बात बताना है, एग्जाम के समय में आप लोगों का ना मैं मदद करूंगा आप लोगों को। जब भी जिस भी दिन पेपर होगा उस दिन मदद करेंगे। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, सब लोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। जो भविष्यत काल होते हैं ना, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो भविष्यत काल का कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं, मतलब कि आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, 3 प्रकार होता है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका संधि विच्छेद करना है। दधियोदन का संधि विच्छेद क्या है, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। देखो ये आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए पर ठीक लगेगा, दधि प्लस ओदन से दधियोदन बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इधर देखिए आप लोग को 6 नंबर इधर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग याद करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अगला क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसा दिए। इस वाक्य में को किस विभक्ति की है, ये को किस कारक की विभक्ति है। संप्रदान होगा। एक्चुअली में बहुत लोग सोचते होंगे कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में को आता है, लेकिन संप्रदान में भी को के द्वारा आता है ना, को के लिए आता है। तो हमारा आंसर बी नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, लौह पुरुष में कौन सा समास है। देखो लौह पुरुष में ना, लौह पुरुष में कोई मतलब ना योजक चिन्ह नहीं है, तो मतलब कि हमारा ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है ना। और निर तो ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। और द्विगु समास का मतलब होता है कि संख्यावाचक होना चाहिए, तो इसमें संख्यावाचक है ही नहीं। और बच्चा है आपका कर्मधारय है, तो कर्मधारय पर आप लोग टिक लगा देना, 7 का सी नंबर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखना दोस्तों, उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में 4 गो उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि बहुत इजी है। यहाँ पर निर्जन, तो निर्जन को हम ऐसे तोड़ेंगे, निर्जन को हम निर लिखेंगे और प्लस में जन लिखेंगे, निर प्लस जन लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, वहाँ पर आपको ऊपर में आधा र दिख रहा होगा, वो पूरा र नहीं है, आधा र है। तो मैंने यहाँ पर निर में पूरा र लिखा। अब इसमें अगर हम हलंत लगा देंगे, एड्रेस दे देंगे, हलंत लगा देंगे ना, तो ये आधा र बन जाता है। तो याद रखना, निर प्लस जन से निर्जन आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा। अब जाकर बनेगा निर्जन, आपका ऐसे बनेगा। तो निर ये वाला जो है ना, ये पहला, यही हमारा उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही उत्तर होगा, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जैसे नहीं होता है, शुद्ध शब्द आपको बोलना है। इन 4 ऑप्शन में से आपको पहचान लेना है कि कौन शुद्ध शब्द है। तो शोणित जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में लिखा गया ना, ये हमारा एकदम बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, अय में परिवर्तित होता है। किस में? अय में। यहाँ पर ध्यान से देखना, अय ऑप्शन नंबर बी में जो दिया ना, अय यही होगा। और अय में भी, अ में भी ना, य में भी आपका हलंत है, मतलब कि पूरा य भी नहीं है, आधा य है। ओके, याद रखना, 10 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर।
अब यहाँ पर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। जो भी यहाँ पर वाक्य दिया गया ना, इसमें आपको पहले सबको पढ़ लेना है और अपने मन में देखिएगा कौन शुद्ध वाक्य लिखा है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, आपके दर्शन कब होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान राम का दर्शन कब मतलब कि होंगे, मतलब कि ऐसा नहीं बोलते हो कि आपका दर्शन कब होगा। किस व्यक्ति से भी आप लोग बोलते हो कि आपका दर्शन कब होगा, ऐसा बोलते हो ना, तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर हम कहेंगे मैंने यह काम करा है, तो करा है मतलब कि ये गलत शब्द निकला, गलत वर्ड निकला। प्यास से होठ सूख रहा था, सूख रही थी, तो यह भी हमारा गलत है। मेरा बात सुनो, मेरी बात सुनो अगर आता तो सही रहता, लेकिन मेरा बात सुनो ये गलत मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हाथ साफ करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, चोरी करना नहीं होता है, हाथ साफ कर लो। या फिर आप लोग जब मार काट होता है, झगड़ा होता है, तो कहते हो चलो इसी बहाने हम लोग भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं, मतलब कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी मारने लगते हो। मतलब कि हाथ साफ करने का मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी ही करना। ओके, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द कौन सा। इसमें आपको शुद्ध शब्द बता देना है, मतलब कि कौन सही शब्द लिखा गया है ये आपको बता देना है। तो देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर बी को देखो, हितैषी। हितैषी जो लिखा गया ना वो बिल्कुल सही आपका शब्द है। इसी ऐसा ही और हितैषी हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग भी ऐसा ही लिखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय पहचान में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 50% प्रत्यय उपसर्ग जैसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका अंतिम है, तो अंतिम लास्ट में आपको क्या निकल रहा है, और जब आप अंतिम बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, अंतिम इम आ रहा है ना, इम, तो आपका यही हो जाएगा इम आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो जो लास्ट में निकले वही हमारा तो हो गया प्रत्यय, तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है, तो अष्टाध्यायी में दोस्तों अष्टा का मतलब होता है 8। तो जब यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है तो ये तो हमारा द्विगु समास बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अष्टाध्यायी का मतलब हुआ यहाँ पर ना किसका बोध हो रहा है, तो संख्या का बोध हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सबको याद रहेगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 के बाद से 16 नंबर। ठीक है, इधर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। आंसर आपका जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा है। क्या है जी, जाति प्रथा। आप लोग जाति प्रथा पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा मतलब कि जो पेड़ होता है ना उस पर कमरा किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल कौन है, जो मछली आपका पाठ है ना उस पाठ के लेखक है, मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर नारायण, तो बी आर जो नारायण है ना वो दही वाला जो मंगमा आपका पाठ है ना जिसके लेखक श्रीनिवास, वो दही वाली मंगमा पाठ का ना इन्होंने अनुवाद किया था। किन्होंने, तो बी आर नारायण ने किया था। तो आंसर आपका 18 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। जो कवयित्री अनामिका थी ना उनका जन्म कब हुआ था ये क्वेश्चन बताना है। तो सन 1961 ईस्वी में ना अनामिका जी का जन्म हुआ था। ओके, तो आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एकदम 100% सही है, एग्जाम में लड़ेगा, आप लोग अच्छे से याद करना। और जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे कि नहीं होता है बहुत ऐसे लड़के हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, एग्जाम में अच्छे नहीं लिख पाते हैं, अच्छे से नंबर नहीं ला पाते हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी सारा विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF है, वही हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF देंगे। जो एग्ज़ाम में लड़ेगा आप लोग ले सकते हो, 199 रुपये उसका दाम है, आप ले सकते हो हमसे ही डायरेक्ट संपर्क करके। ठीक है ना, मैं नंबर दे देता हूँ, जिसको भी लेना होगा उस नंबर पर पेमेंट करके या फिर मेरे से बात करके स्कैनर मांगकर आप पेमेंट करके आप अपना ले सकते हो। और याद रखना जब मैं आपको PDF दूंगा ना तो आपको हम अपने पर्सनल पैड ग्रुप में भी ऐड करेंगे। पर्सनल पैड ग्रुप का मतलब है कि जब भी एग्जाम होगा उसमें भी मदद करेंगे, और इधर तो आपको सभी विषय का देवे करेंगे, पूरा देंगे, लेटर निबंध जो भी होगा ना पूरा हम आपको दे देंगे एग्जाम में लड़ने वाला। तो जिसको भी लेना होगा ये नंबर नोट कर लो, और इसी से सब कुछ करना है, 9693779407। इस नंबर को आप लोग नोट जरूर कर लेना। ठीक है ना, यही मेरा पेफोन नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा पर्सनल नंबर है। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है। जो घनानंद जी है ना उनका भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ब्रज भाषा, बी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर हो गया ना। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, इधर 21 नंबर आपका क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार। तो आंसर आपका 21 को मिल जाएगा खोखा के अनुसार। याद रखना दोस्तों, एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खोखा है ना, खोखा, ये खोखा कौन था, तो सेन साहब का लड़का था। खोखा, खोखा कौन था, तो सेन साहब का लड़का था। और अगर एग्जाम में पूछेगा खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो आप लोग बता देना खोखा का दूसरा नाम था कासू। क्या नाम था, खोखा का दूसरा नाम था कासू। ये एग्जाम में पूछेगा, आप लोग बता देना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्कों से बड़ा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हैंगस्टन को मिला था। जो वारेन हैंगस्टन थे ना, इन्हीं को मिला था, इन्हीं को मिला था। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर आपका 22 का। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर 22 नंबर, अरे कितना नंबर था जी, 22 के बाद 25 पर आ चुके हैं। सॉरी माफ कर देना प्लीज़, यहाँ पर नंबरिंग में दिक्कत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना। क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, जीवनानंद दास की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो वो कौन सा है, वो कौन सा है बाबू, तो याद रखना वनलता सेन। वनलता सेन, जो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया है ना, यही हमारा हो जाएगा वनलता सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो उन्होंने हृदय की शिक्षा से अभिप्राय माना है। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, हृदय की शिक्षा। याद रखना महात्मा गांधी जी, आपको पता ना महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। इनका मृत्यु हुआ नहीं था, बल्कि इनको गोली मारा गया था। आप लोग को पता होगा कि किस व्यक्ति ने इन्हें गोली मारा था। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नंबरिंग में गलती नहीं हुआ है, बल्कि क्वेश्चन इधर उधर हो चुका है। देखिए ना, इधर 22 के बाद से 23 इधर मिला है, ठीक है ना। तो इधर 1-2 नंबरिंग गलती है, अब नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए 23 नंबर देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो ढहते विश्वास है ना, वो उड़िया भाषा है, उड़िया भाषा। और इसके लेखक कौन है, आप लोग को बताना है। इसके लेखक कौन है, ढहते विश्वास के लेखक है सातकोड़ी होता, पता है ना, सातकोड़ी होता। इसको आप लोग को याद रखना है। ओके, अब देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है ना। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है, तो 24 का आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, रेनर मारिया रिल्के। आपको पता है ना, रेनर मारिया रिल्के जो है ना, इनका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था। ये हमारे इंडियन नहीं है, ये बल्कि जर्मनी के रहने वाले थे। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि अभिन्यों में 19 है ना, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था, कितने गद्य की रचना किया था, तो 27 यानी कि 27 का आंसर 27 से मिलेगा, 27 का 27 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो जो वो है आपका राजस्थानी, ठीक है ना। गुजराती कौन होगा, तो गुजराती आपका, हाँ गुजराती होगा। जो हमारा माँ चैप्टर है ना, माँ पाठ, जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, वो हमारा गुजराती होगा। बट यहाँ पर धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक है सांवर दैया। इस पाठ के लेखक कौन है, सांवर दैया, और ये हमारा राजस्थानी हो जाएगा। अब आपको नंबरिंग में दिक्कत नहीं होगा। अब हम शुरुआत करेंगे 29 से। 28 तो हो गया ना, अब 29 हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए 29 से। अब 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर, पपत्ती को कौन सा रोग था। जो पपत्ती थी ना, उनको मेनिंजाइटिस नामक रोग था। ये आपका रोग ना बुखार से संबंधित होता है। ये जो रोग है ना, ये आपका रोग बुखार से संबंधित है। अगर एग्जाम में ये ना दे बुखार दे, तो बुखार पर भी टिक लगा देना। ये मत कहना कि सर जी आपने ये बताया था और आंसर में ये ऑप्शन में नहीं था। तो आप बुखार भी देख सकते हैं, और बुखार भी आपके ऑप्शन में जरूर देगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल, ठीक है ना। हमारी नींद जो पार्ट है ना, उसके लेखक है वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दुष्चक्र में श्रेष्ठ जो उनका है ना, उसी पर उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है ना, यही होगा ना, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यही है ना, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यही होगा ना, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी के तो लेखक कौन होंगे, सुजाता होंगे ना, क्योंकि ढाते विश्वास के लेखक होंगे सातकोड़ी होता, ढाते विश्वास के सातकोड़ी होता होंगे, मार्च चैप्टर के होंगे ईश्वर पेटलेकर, और दही वाली मंगमा के होंगे श्रीनिवास, और जो आपका नगर कहानी है ना उस कहानी के लेखक कौन होंगे, उस कहानी के लेखक होंगे सुजाता। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 33 यानी कि 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो पार्श्विक वृत्ति का है, किसके, पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। आंसर आपका 33 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है। 34 नंबर आप लोग का क्वेश्चन इधर आए ना, इधर आए, एक मिनट 34 नंबर क्वेश्चन आपको मैं इधर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जिस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी ना, उसी वर्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। नाखून क्यों बढ़ते पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है। रहीरास किसकी रचना है, तो आप सभी को याद रखना है, गुरु नानक की। आपको पता है ना गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान लाहौर, अभी पाकिस्तान में है लाहौर, तलवंडी में हुआ था। और जिस गांव में जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था ना, वो आपका उस स्थान का नाम पड़ा है नामकाना। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। 36 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र था ना, लक्ष्मी के बड़े पुत्र, उसका क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था यच्युत। यच्युत नाम याद रखना। लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र था ना, उसका नाम था यच्युत। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। देश के दुश्मनों से या फिर नदीरों से। नहीं, देश के दुश्मनों नहीं, यहाँ पर नदीरों होगा। बहुत लोग देश के दुश्मनों पर भी टीके लगा देंगे, लेकिन हमारा नदीरों से होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें 1893 से 1914। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों ये महासंग्राम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको 50-50 करके, नहीं तो 100-100 करके आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा। आप लोग देखते रहना। जो भी आपको मैं ऐसे वीडियो दूंगा ना, आप लोग वीडियो ज़रूर देखना। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, ये गलती कर देते हो। एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितना तक की उम्र में मिली थी। यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज से आप लोग को मैंने बताया था ना कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने वर्ष नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब मिला था तब उनकी उम्र क्या थी। ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछ दिया जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो कब मिला था वो उसका आंसर अलग होगा, लेकिन अभी कहा रहा है कितने उम्र में मिला था, तो 27 साल की उम्र में मिला था। अगर सन पूछेगा तो बता देना, इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और 1938 में आप जब 27 जोड़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कितना, 5-6 1965 मिल जाएगा। तो अगर आपको 27 वर्ष नहीं दिया होगा ना तो ऑप्शन में सन दिया होगा 1965। तो 1965 पर टिक लगा देना, क्योंकि 27 साल की उम्र में जब इनको पुरस्कार मिला था तो 1938 में इनका जन्म हुआ, तो उसमें आप जोड़ देंगे तो 1965 हो जाएगा। और जब आप पूछेगा इनकी मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गया था, तो 27 काट देना, 54 पर टिक लगा देना, क्योंकि 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गया था। और जब इसको जोड़िएगा ना तो 1992 होगा, और 1992 आप टिक लगा सकते हैं इनकी मृत्यु हुआ था। ये सब आपका टेक्निक दिमाग है ना आपके लिए, तो आप अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर। ये क्वेश्चन कवि ने माली मालिन किससे कहा है। कवि ने माली मालिन किससे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है ना। माली कृष्ण को और मालिन राधा को। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर, कृष्ण राधा को कहा गया। इसे आप लोगों को याद रखना है, याद रहिएगा ना, याद इसको एकदम अच्छे से कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थे। अब मंगू को छोड़कर, मतलब कि मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। देखो माँ के 4 कुल संतानें थे, 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ।
और जो मंगू थी ना उसको अगर छोड़ दिया जाए तो माँ के 3 गो ना संतान हुआ, 2 गो पुत्र और 2 गो पुत्र 1 गो पुत्री। अगला क्वेश्चन, अज्ञाय का जन्म हुआ था। अज्ञाय का पूरा नाम क्या होता है? अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय, ये अज्ञाय जी का पूरा नाम होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आंसर होगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इसका आंसर होगा। भारत माता पाठ के लेखक है सुमित्रानंद पंत, और हिरोशिमा पाठ के लेखक है ये हमारे हो जाएंगे अज्ञाय जी, हिरोशिमा पाठ के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको बिहार में ही सिमरिया में हुआ था, याद है ना? तो उर्वशी जो इनकी रचना है, इसी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसे आप लोग को याद रखना। सी नंबर हमारा आंसर मिलेगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन अब इधर आपको देखने को मिलेगा। 44 नंबर क्वेश्चन किधर गया जी? हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या? नौबत खाने में इबादत जो आपका पाठ है ना, उस पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्रा। और ये जो हमारा पाठ है ना, ये जो हमारा पाठ है वो क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र, बहुत लोग इसका आंसर नहीं याद कर पाएंगे, नहीं मतलब याद तो कर लेंगे बट पहले से नहीं याद किए होंगे। तो सी नंबर आप लोग याद कर लीजिए, सी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो 45 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 8वें पीढ़ी के, नहीं 8वें पीढ़ी नहीं, 7वें पीढ़ी के कलाकार है। 7वें तो देख लो, 7वें भी दे देगा, 7वें पीढ़ी ऐसे भी दे सकते हैं, 7वें पीढ़ी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को याद रखना 7वें पीढ़ी के वो कलाकार हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी देने का खर्च लिया था? तो देखो 40 से 50 रुपये एक महीना में देने का खर्च, मतलब कि एक महीने में 40 से 50 रुपये देने का निर्णय किया गया था। लेकिन 40 नहीं लिखा है, 50 लिखा है, तो 50 पर टिक लगा देना, क्योंकि बुक्स में पढ़ोगे ना तो उसमें 40 से 50 रुपये दिया, मतलब कि हमारा 50 भी सही है, 40 भी सही है, लेकिन 40 नहीं दिया, 50 पर आप लोग टिक लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर है? 47 नंबर। ये क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब मिलने लगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर, 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? कितना नंबर तो बताया था? 47 नंबर था ना। हाँ, अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? जो बहादुर था ना उसके ऊपर ना पूरे 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि बहादुर चोर नहीं था, बट फिर भी लेखक के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए थे और उन लोगों का कहना था कि हमारा पैसा मतलब कि गुम हो चुका है और 11 रुपये गुम हुआ है, और लगता है कि इस घर के जो नौकर बहादुर है ना वही चोरी किया है। क्योंकि ऐसा काम बहादुर यानी कि घर के मतलब ना जो नौकर चाकर होते हैं ना वही कर सकते हैं, इसलिए बहादुर के ऊपर चोरी का एग्जाम 11 रुपये का लगा था। इसी कारण क्या क्या नहीं हुआ था आप लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तथ्य आंसर आपका मिलेगा, ये आपका मिलेगा सी नंबर वाला। इसको आप लोग याद कर लेना, भूलना मत। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है ना। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, 50 नंबर कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो 50 का सही आंसर मिलेगा विक्षित्र और अविक्षित्र दोनों। आंसर आपका मिलेगा, आंसर आपका यहाँ पर 50 का सी नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या मैं इसके आगे और भी ऑब्जेक्टिव बताऊं? अभी मैं देख लेता हूं कितना देर का वीडियो हो गया। 22 मिनट का बाबू वीडियो होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अगर मैं आपको 100 तक बताऊंगा ना तो लगभग 40 से 45 मिनट हो जाएगा। तो पहले इतना देख लीजिए। मैं आपको ना जो भी हिंदी का वीडियो दूंगा समझ लेना कि ये 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है, इसमें 400 है, और अगर ये कर लोगे ना तो उसमें से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अगर नहीं रहेगा ना एग्जाम बाद हमसे बात कर लेना। जो मैंने नंबर दिया था ना मैं पूरी चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2023 में डंका बजा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में लड़ने के लिए। ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लेना, और अगला वीडियो देंगे ना तो 50 से आगे ही आपको देंगे। सब लोग को याद होना चाहिए कि सर 50 से आगे ही वीडियो बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 150 तक हम करा चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।